वेलकम बैक गाइस। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक देखेंगे आज, कॉस्ट शीट। ये टॉपिक तो अगर मैं ना भी पढ़ाऊँ तो भी आपको जमने वाला है, क्योंकि ये सारा हमने जो पहला टॉपिक था उसमें हमने ये सारी बातें समझ ली थी। कॉस्ट शीट क्या होती है, तो हमारे कॉस्टिंग का मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है कि हमें असरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट करनी है, हमें कॉस्ट निकालनी है। लेकिन कैसे? एलिमेंट वाइज, मटेरियल की कितनी लगी, लेबर की कितनी लगी, ओवरहेड की कितनी लगी, फैक्ट्री की कितनी लगी, एडमिन की कितनी लगी, सेलिंग की कितनी लगी, हमें ये निकालना है। Ascertainment of cost includes element-wise collection of cost, accumulation of the cost so collected for a certain volume or period, and then arrange all these accumulated costs into a sheet टू कैलकुलेट टोटल कॉस्ट फॉर द कॉस्ट ऑब्जेक्ट। और इसी शीट को हम कहते हैं कॉस्ट शीट या कहते हैं कॉस्ट स्टेटमेंट। अ डॉक्यूमेंट विच प्रोवाइड्स अ डिटेल्ड कॉस्ट इन्फॉर्मेशन। किसी भी प्रोडक्ट की डिटेल कॉस्ट इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ मिलती है? कॉस्ट शीट के ज़रिए। ठीक है, कॉस्ट शीट के ज़रिए। फंक्शनल क्लासिफिकेशन डे वन को देखा था हमने, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। बाद में प्रोडक्शन ओवरहेड होते हैं, एडमिन ओवरहेड होते हैं, सेलिंग ओवरहेड होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड होते हैं, R&D ओवरहेड्स होते हैं। इसको हम वर्क्स कॉस्ट भी बोलते हैं, इसे हम वर्क्स ओवरहेड भी कहते हैं, वर्क्स ओवरहेड भी कहते हैं। ठीक है, बाद में कॉस्ट शीट के हेड्स क्या है? प्राइम कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ सेल्स। ठीक है, ये भी जब कॉस्ट शीट देखेंगे हम, नीचे कॉस्ट शीट है, ये हमने देख रखी है पहली, इसमें से आ रहा है। देखो, प्राइम कॉस्ट, वर्क्स ओवरहेड, फैक्ट्री कॉस्ट वगैरह सारा दिया है। ठीक है, तो सिंपल सा टॉपिक एकदम। प्राइम कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट मतलब क्या होता है? हमने पहले दिन ही देखा था, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये तीनों मिलके बनता है हमारा प्राइम कॉस्ट। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये तीनों मिलके बनता है हमारा प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट मतलब जो भी डायरेक्टली ट्रेसिएबल खर्चे है, जो भी डायरेक्टली ट्रेसिएबल, डायरेक्ट है, उसे हम मिला के कहते हैं प्राइम कॉस्ट। अब डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कैसे निकालेंगे? डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कितना? ओपनिंग प्लस परचेस लेस क्लोजिंग। इसी का मतलब डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम। जैसे कि हम हमारा ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, तो उसमें हम मटेरियल कंज्यूम कैसे बनाते हैं? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाते हैं, ट्रेडिंग नहीं, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाते हैं हम। तो उसमें क्या होता है, कुछ हमारे पास ओपनिंग स्टॉक होता है, कुछ हम फ्रेश परचेस करते हैं, लास्ट में हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक होता है। तो ये जो बैलेंसिंग फिगर होता है, ये क्या होता है? कंजम्पशन, कितना हमने कंज्यूम किया है रॉ मटेरियल। ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल का कॉस्ट कैसे निकलेगा? अगर वैसे तो इंटर लेवल पे डायरेक्ट मटेरियल कितना है, अभी तक जितने भी हमने टॉपिक्स किए सब में डायरेक्ट दिया हुआ ही था। लेकिन इन केस नहीं दिया है, अगर ऐसा दिया है, ओपनिंग स्टॉक दिया है, परचेस दिया है, क्लोजिंग स्टॉक दिया है, तो उससे डायरेक्टली हम इजीली मटेरियल कंज्यूम्ड का फिगर निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है? वेजेस, सैलरीज, अलाउंसेस एंड इंसेंटिव्स देते हैं उनको, ओवर टाइम का पेमेंट करते हैं हम उनको, उनका पीएफ का जो कंट्रीब्यूशन होता है हमारा, वो अदर बेनिफिट जो लीव विथ पे वगैरह होता है, मेडिकल अलाउंसेस वगैरह, ये सारी चीज़ें। ठीक है, अब बात आती है डायरेक्ट एक्सपेंसेस की। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर एक्सपेंसेस अदर देन डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट। ये मटेरियल जो ऊपर देखा हमने, मटेरियल एंड लेबर, इन दोनों को छोड़ के जो डायरेक्ट वाले जो खर्चे बचते हैं वो हो जाते हैं हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जैसे कि रॉयल्टी पेड फॉर प्रोडक्शन और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। किसी भी प्रोडक्ट को अगर प्रोड्यूस करने के लिए हमें रॉयल्टी लग रही है या रॉयल्टी पे करना पड़ रहा है, या जैसे कि कोयले की खदान से हम कोयला निकाल रहे हैं तो हमें गवर्नमेंट को रॉयल्टी पे करना पड़ता है, तो वो क्या हो जाएगा? डायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा। ठीक है, हायर चार्जेस पेड फॉर हायरिंग स्पेसिफिक इक्विपमेंट। हमने कोई प्लांट मशीनरी या इक्विपमेंट रेंट पे लाया है कोई प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए, तो वो मटेरियल है क्या? नहीं। वो लेबर है क्या? नहीं। लेकिन वो खर्चा क्यों हो रहा है? पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए, तो डायरेक्टली ट्रेसिएबल है क्या? यस। तो वो मटेरियल नहीं है, लेबर नहीं है, लेकिन डायरेक्ट है, तो इसका मतलब क्या है? वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। इसका मतलब क्या है? वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। स्पेसिफिक डिज़ाइन और ड्राइंग, स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर, other expenses which are directly related with the productions of goods or provisions of services। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन।
प्राइम कॉस्ट, देखो प्राइम कॉस्ट पहले आ गई, बाद में उसमें हम फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड करते हैं, तो हमें आता है फैक्ट्री कॉस्ट। इसे हम कहते हैं फैक्ट्री कॉस्ट या कहते हैं वर्क्स कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, ठीक है। अब अब इसमें हमें ओपनिंग स्टॉक, WIP का जो ओपनिंग स्टॉक था उसका एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम जो 1 अप्रैल से 31 मार्च फॉलो कर रहे हैं, तो 1 अप्रैल को हमारे हाथ में कुछ ओपनिंग WIP था, है ना, वो कुछ ओपनिंग WIP था, तो वो हम ऐड कर दिए, क्लोजिंग WIP हमने लेस कर दिए, ठीक है। तो हमें नेट फैक्ट्री कॉस्ट मिल गया, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट के बाद में नेट फैक्ट्री कॉस्ट मिल गया, ठीक है। उसके बाद में क्वालिटी कंट्रोल का कॉस्ट ऐड कर दिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का कॉस्ट ऐड कर दिए, एडमिन कॉस्ट ऐड कर दिए, क्रेडिट फॉर रिकवरीज मतलब स्क्रैप सेल कर रहे हैं हम, ऐसा समझ के चलो, स्क्रैप सेल कर रहे हैं, ठीक है, स्क्रैप सेल कर रहे हैं, या फिर हमें कोई क्रेडिट फॉर रिकवरीज आ रहा है, हम कोई स्क्रैप सेल कर रहे हैं या कहीं से पैसा आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, लेस, कॉस्ट में से लेस कर देंगे, है ना। हमने देखा था ना, जो नॉर्मल हम जितने भी टॉपिक्स पढ़े थे उसमें हमें कुछ रेवेन्यू आ रहा है नॉर्मल छोटा सा, तो हम कॉस्ट में से लेस कर देते थे। बाद में पैकेजिंग कॉस्ट, प्राइमरी पैकेजिंग, पार्ले जी का बिस्किट है, उसको जो 10 रुपये का पैकेट आता है, जो येलो कलर की पन्नी चढ़ती है, वो क्या हो गई, प्राइमरी पैकेजिंग, तो वो भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में डाल देंगे हम। प्राइमरी पैकेजिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में डालेगी, कहीं लिख लो, लिख लो आप ये स्टेटमेंट, प्राइमरी पैकेजिंग इज इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, प्राइमरी पैकेजिंग इज इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। तो ये आ गया हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ध्यान रखना, ये ऐसा याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा स्ट्रिक्टली कॉस्ट शीट ऐसा आपको कहीं बनाना नहीं है। कॉस्ट शीट आप कैसा भी बनाओ, प्राइम कॉस्ट प्लस उसमें ओवरहेड्स ऐड करो, फैक्ट्री कॉस्ट, फिर उसमें बचे हुए एडमिन वगैरह ओवरहेड्स ऐड करो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। फैक्ट्री ओवरहेड्स में क्या क्या आता है, जो कंज्यूमेबल स्टोर्स हैं, स्पेयर्स है, पाना है, नट है, बोल्ट है, डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, लीज रेंट ऑफ प्रोडक्शन असेट, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ प्लांट मशीनरी, इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट रिलेटेड विद प्रोडक्शन एक्टिविटीज़, ड्राइंग एंड डिजाइनिंग डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का कॉस्ट, इंश्योरेंस का खर्चा, अबॉर्टाइज कॉस्ट ऑफ जिग्स फिक्सर्स टूलिंग, ठीक है, सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट सच एज टूल रूम, इंजीनियरिंग रूम, मेंटेनेंस, पोल्यूशन कंट्रोल, ठीक है, ये सारी बात। स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोसेस, the cost of opening and closing stock of work in process is adjusted to arrive at factory works cost. The WIP stock is valued on the basis of percentage of completion in respect of each element cost. Students may refer chapter process and operation costing to know the WIP valuation method. क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट भी इसमें ही आएगा, एडमिन अपना एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, रिसर्च डेवलपमेंट का कॉस्ट, क्रेडिट फॉर रिकवरीज, पैकेजिंग कॉस्ट, ये सब मैंने ऊपर समझा दिया। यहाँ पे कॉस्ट शीट जब समझा रहा था तो इसमें मैंने बता दिया कि ये क्या है, ठीक है। रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ स्क्रैप और वेस्ट, ठीक है, ये सारी बातें। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया था हमारा। देखो हम क्या कर रहे हैं, कॉस्ट शीट को हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया है, कॉस्ट शीट को हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट के बता रहे हैं आपको, ठीक है। पहले हमने निकाला प्राइम कॉस्ट, फिर प्राइम कॉस्ट के आगे क्या आ रहा है, प्राइम कॉस्ट आ गई, प्राइम कॉस्ट हमने यहाँ ले लिया है, फिर उसके आगे कॉस्ट जोड़ के हमने निकाल लिया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उसके आगे हम ये सब जोड़ के निकाल रहे हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब ये तो हो गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, हमने जितना प्रोड्यूस किया, हम जितना प्रोड्यूस करते हैं क्या उतना का उतना हमारा सेल हो जाता है क्या? हमने मान लो 1000 यूनिट्स ये साल प्रोड्यूस किए तो पूरा 1000 सेल हो जाएगा क्या? नहीं, कुछ ना कुछ तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक बचेगा ना, कुछ ना कुछ तो क्लोजिंग स्टॉक बचेगा। उसी तरह कुछ ना कुछ स्टार्टिंग में ओपनिंग स्टॉक भी होगा, तो क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक का हमको एडजस्टमेंट करना है। वही जो ऊपर WIP का एडजस्टमेंट किया था वैसा ही है, ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक को, लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक को। बोलना है मेरे साथ साथ, ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक को, लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक को, ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक को, लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक को, ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक को, लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक को। 4-5 बार बोलो मेरे साथ, याद हो जाएगा। ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक को, लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक को, ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक को, लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक को, ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक को, लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक को। हंसना नहीं है, बोलना है मेरे साथ, बोलोगे रटोगे तभी याद हो जाएगा ये। ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक को, लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक को, ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक को, लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक को। तो हमें आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है।
अब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के बाद में और भी कुछ खर्चे, ये खर्चे लगने के बाद में क्या आता है, कॉस्ट ऑफ सोल्ड, कॉस्ट ऑफ सेल्स। ठीक है, ये तो हमने ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब क्या हो गया, हमने जो प्रोडक्ट बेचा है उसकी कीमत कितनी लगी बनाने में, लेकिन उसे बना के बेचने के लिए भी तो कुछ कॉस्ट लगी है, जैसे कि सेलिंग का खर्चा लगा है, पैकिंग, सेकेंडरी पैकिंग का खर्चा लगा है डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा लगा है, एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा लगा है, ये भी तो खर्चा लगा है ना, ये भी तो खर्चा हम उस प्रोडक्ट की कॉस्ट में ऐड करेंगे ना, तो वो हो गया कॉस्ट ऑफ सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एंड कॉस्ट ऑफ सेल्स में फ़र्क क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मतलब हमने जितने यूनिट्स बेचे हैं उसको प्रोड्यूस करने के लिए कितना खर्चा लगा है, ठीक है। और ये कॉस्ट ऑफ सेल्स मतलब क्या है, उसको प्रोड्यूस करके बेचने का जो खर्चा लगा है, सेलिंग का जो खर्चा लगा है, वो भी इसमें हमने ऐड कर दिया, ये सारे खर्चे भी हमने इसमें ऐड कर दिए। तो ये आ गया बेटा हमारा कॉस्ट ऑफ सेल। इसमें आता है एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड्स, पैकिंग कॉस्ट, सेकेंडरी वाला डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, ये सब हमने डिटेल में पढ़ा है। कॉस्ट रिलेटेड विद जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एंटिटी, डिप्रिसिएशन एंड मेंटेन ऑफ बिल्डिंग, फर्नीचर, जनरल मैनेजमेंट, सैलरी ऑफ एडमिन स्टाफ, रेंट, इंश्योरेंस ऑफ ऑफिस एक्सपेंसेस वगैरह ये सारा। सेलिंग का खर्चा रिलेटेड टू सेल्स ऑफ प्रोडक्शन, जो गुड्स और सर्विसेज है उसको सेल करने का जो खर्चा लग रहा है, सेल्स डिपार्टमेंट की सैलरी, सेल्स डिपार्टमेंट का रेंट, डिप्रिसिएशन, मेंटेनेंस, एडवर्टाइजमेंट का खर्चा, ये सारी चीज़ें। पैकिंग कॉस्ट दैट एनेबल्स टू स्टोर ट्रांसपोर्ट इन, हमने पार्ले जी को 10-10 बिस्किट को एक येलो कलर के पैकेट में पैक किया, ये होगी प्राइमरी पैकेजिंग, ये चलेगी प्रोडक्शन ओवरहेड में, प्रोडक्शन की कॉस्ट में। लेकिन क्या हम ऐसे एक एक पैकेट कस्टमर को बेचते हैं क्या, डीलर को? नहीं, हम इसको बक्से में पैक करते, एक बॉक्स में पैक करते, कार्टन में पैक करते हैं, तो वो क्या होगी, सेकेंडरी पैकिंग, ठीक है। वो भी आता है कॉस्ट ऑफ सेल्स में। डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं उनकी सैलरी वगैरह, डिस्ट्रीब्यूशन वैन का खर्चा, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, जो वैन होती है उसका डिप्रिसिएशन, उसका इंश्योरेंस चार्ज वगैरह, ये सारा आ जाता है अपना डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में। अब कॉस्ट शीट, कॉस्ट शीट का फॉर्मेट दे रखा है इन्होंने हमें, फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट। अब इतने सारे पॉइंट्स है इसमें, इतने सारे पॉइंट्स तो हमने अभी तक जितने भी, हमने 90% कॉस्टिंग हमारा कंप्लीट हो गया है, आज हमारा 90% कॉस्टिंग कंप्लीट हो गया है। तो एक भी टॉपिक में हमने इतने पूरे 21 पॉइंट्स देखे क्या? नहीं, ये पूरा एग्जॉस्टिव दे दिया है। कोई टॉपिक में मटेरियल लेबर आता है, कहीं पे ओपनिंग की एडजस्टमेंट नहीं आती है, कहीं R&D नहीं आता है, तो अलग अलग चीज़ें, ये एक नमूना है, ये एक क्या बोलते हैं इसको, स्पेसिमेन है, ये एक फॉर्मेट है, स्पेसिमन फॉर्मेट है, ठीक है। कॉस्ट शीट ऐसी दिखती है, लेकिन आपको एग्जाम में इतने सारे पॉइंट्स नहीं रह सकते, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो पॉइंट है वो कहाँ है। और ये कॉस्ट शीट टॉपिक हम नहीं भी पढ़े तो भी चलता है, क्योंकि हमने जितने भी क्वेश्चंस किए, हम कॉस्ट निकाल रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं, कॉस्ट शीट बना रहे हैं। मैनर ऑफ प्रेजेंटेशन इज़ अ मैटर ऑफ चॉइस, ये है हमारी स्टैंडर्ड कॉस्ट शीट। तो इसमें से जितना डेटा हमें दिया था अभी तक, जितने भी क्वेश्चन हमने सॉल्व किए, उसमें हमने ऐसा ही कॉस्ट शीट बनाया है। पहले डायरेक्ट मटेरियल लेबर एक्सपेंस जोड़ के प्राइम कॉस्ट निकाली, फिर फैक्ट्री कॉस्ट, ठीक है। देख लेते एक बार। तो पहले डायरेक्ट मटेरियल, तो पहले ओपनिंग स्टॉक का हमने एडजस्टमेंट कर लिया, ठीक है, ये हो गया डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, है ना, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम ऊपर के सबसे पहले नंबर के टेबल में था। फिर बाद में डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये तीनों मिलके बन गया हमारा प्राइम कॉस्ट। उसमें हमने फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड किया, ठीक है, तो हमें आ गया ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट। उनमें ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट किया तो आ गया नेट वर्क्स कॉस्ट, ये हमने ऊपर दिखा, वो ये भी हमने ऊपर के टेबल में देखा, ये भी हमने ऊपर के टेबल में देखा, ये भी हमने ऊपर के टेबल में लिखा। तो ऊपर जो छोटे छोटे टेबल्स थे उन सबको हमने कंबाइन कर लिया अभी, ठीक है। बाद में क्वालिटी कंट्रोल, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एडमिन ओवरहेड, क्रेडिट्स, पैकेजिंग, ये भी ऊपर देखा हमने। फिर आता है हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, फिर उसमें क्लोजिंग स्टॉक का, ओपनिंग स्टॉक का, फिनिश गुड वाले एडजस्टमेंट किया तो आता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। फिर उसमें एडमिन, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह किया तो आता है हमारा कॉस्ट ऑफ सेल्स। फिर इसमें प्लस हमारा प्रॉफिट जितना हमको अर्न करना है वो प्रॉफिट ऐड कर लिया तो आ जाता है हमारा 23 नंबर पे सेलिंग प्राइस। 23 नंबर पे आ गया हमारा सेलिंग प्राइस, ठीक है। यहाँ तक कि हमारी पूरी कॉस्ट लगी है, उसमें हमने हमारा मुनाफा, प्रॉफिट जोड़ लिया तो हमारा आ गया सेलिंग प्राइस, है ना। सिंपल है एकदम, कॉस्ट शीट वाला टॉपिक बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, ठीक है।
इलस्ट्रेशन नंबर 1 देखेंगे। द फॉलोइंग डेटा रिलेट्स टू द मैन्युफैक्चर ऑफ अ स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल। रॉ मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, मशीन आवर्स वर्कड, मशीन आर, रेट पर आर, एडमिन ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड, यूनिट प्रोड्यूस, यूनिट सोल्ड, सेलिंग प्राइस पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट निकालना है, प्रॉफिट फॉर द मंथ निकालना है। मेरी तो ज़रूरत ही नहीं है इसमें, मेरी कुछ भी ज़रूरत नहीं है इसमें, बहुत सिंपल है, सॉल्व करो, निकालो इसका आंसर, बहुत सिंपल है, सॉल्व करो। जमा किया, देखो आंसर, आंसर देखो कितने यूनिट्स बना रहे हैं भैया, 4000। तो ये डेटा कितने यूनिट्स का दे रखा है, 4000। तो मटेरियल कितना है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, ये है हमारे 4000 यूनिट्स के, उसको डिवाइड बाय 4000 कर दिए तो आ गया हमारा पर यूनिट, ये आ गया हमारा प्राइम कॉस्ट। उसमें हमने फैक्ट्री ओवरहेड्स जोड़े तो आ गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फिर हमने क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट करो, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट किया हमने तो आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और क्या दिया, एडमिन सेलिंग दिया है तो ये आ गया हमारा कॉस्ट ऑफ सेल, ये आ गया पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। हमने बेचा है 125 में, तो 125 माइनस 101, 125 माइनस 101 जो आ गया हमारा प्रॉफिट पर यूनिट, इनटू कितने बेचा है हमने, 3600 यूनिट्स बेचा है, तो ये आ गया हमारा टोटल प्रॉफिट, ये आ गया हमारा टोटल प्रॉफिट। सिंपल है एकदम। इलस्ट्रेशन नंबर 2, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज़ बीन ऑब्टेन्ड, ठीक है। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, ये 1 जून का है, ये 30 जून का है, तो ये ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल दे रखा है, WIP दे रखा है, फिनिश गुड्स देखा है, परचेज, ये तीनों रॉ मटेरियल का ओपनिंग क्लोजिंग दिया, WIP का दिया और फिनिश गुड्स का ओपनिंग क्लोजिंग दिया है। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल दे दिया हमको, वेजेस कितना पे किया, फैक्ट्री ओवरहेड्स, एडमिन, सेलिंग और सेल्स सब दे दिया। तो हमको प्रिपेयर अ स्टेटमेंट गिविंग द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, पूरा डेटा चाहिए हमको, ठीक है, निकाल लेंगे हम। तो देखो, तो निकालते हैं पहले ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना है, 60,000, ठीक है, प्लस परचेस कितना किया हमने, प्लस हमने परचेस किया 4,80,000, ठीक है, उसमें से लेस क्लोजिंग कितना रह गया, लेस क्लोजिंग कितना रह गया हमारे पास, 50,000, ठीक है, 50,000 क्लोजिंग रह गया। तो इसका मतलब नेट कंज्यूम कितना किया हमने, 40 माइनस 50, 490, 4,90,000 का हमने कंज्यूम किया। तो देयरफॉर डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड कितना आ गया,
4,90,000। अब उसके बाद में डायरेक्ट लेबर कितना है, वेजेस पेड 2,40,000, 2,40,000। एक मिनट, मैं कैलकुलेटर लेता हूँ। कैलकुलेटर नहीं है मेरे पास, ऐसे ही कर लेते। 2,40,000 आ गया हमारा डायरेक्ट लेबर, ठीक है। उसमें और कुछ है क्या ऐड करने लायक? डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिए है क्या उन्होंने? नहीं। तो ये क्या आएगा, देयरफॉर हमारा पीसी प्राइम कॉस्ट 4,90,5,6 7,30,000। कितना आ गया? 7,30,000। यही देख लेते सीधा सीधा। तो ये आ गया हमारा प्राइम कॉस्ट। अब इसमें हम क्या ऐड करेंगे, हमारा फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करेंगे। तो ये आ गया हमारा ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट। अब इसमें ओपनिंग WIP को ऐड करेंगे, क्लोजिंग WIP को लेस करेंगे, तो हमारा आ गया नेट फैक्ट्री कॉस्ट, ठीक है। फिर उसमें एडमिन ओवरहेड ऐड किया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया। फिर ओपनिंग फिनिश गुड्स को ऐड करेंगे, क्लोजिंग फिनिश गुड्स को लेस करेंगे, तो ये आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। उसमें सेलिंग वाला खर्चा ऐड किया, तो ये आ गया हमारा कॉस्ट ऑफ सेल्स। और जो सेल्स है हमारा 10 लाख, 10 लाख माइनस 8,82,000, तो 1,18,000 क्या आ गया हमारा नेट प्रॉफिट, ठीक है। सिंपल टॉपिक है एकदम। इस पे से कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है। इनफैक्ट पूरा कॉस्टिंग इसी में से आता है। जितने भी टॉपिक्स हमने अभी तक सॉल्व किए, हर टॉपिक में हमने किसी ना किसी तरह से कॉस्ट निकाली है, मतलब कॉस्ट शीट बनाया ही है, ठीक है। तो अच्छा टॉपिक है, सिंपल टॉपिक है, बहुत छोटा टॉपिक है, 1 घंटे में हो जाता है ये नॉर्मल क्लास में, ठीक है। और ये डे 1 को ही हम कर लेते हैं। ये बैच में मेरा रह गया था डे 1 पे कराना, क्योंकि डे 1 पे पूरे हम सिखा ही देते हैं कि प्राइम कॉस्ट वगैरह क्या होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होता है, सब डे 1 पे ही कर लेते हैं हम। तो बस इसके न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं किए थे, इसलिए अभी हमने इसके न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कर लिए। इसमें कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं आ सकती, बहुत सिंपल है।